और शुरुआत होगी हमारी सरकार से। तो सरकार क्या होती है और सरकार के अंग क्या क्या हैं, तो आज हम शुरुआत करेंगे लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर। तो लोकतंत्र में शुरुआत में हम करेंगे परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, परिभाषाओं के बाद में हम उसके भेद पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके भेद हैं, और फिर उसकी विशेषताएं। तो ये पार्ट फर्स्ट में होगा। सेकंड पार्ट में हम लोकतंत्र शासन के गुण और दोषों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात जो है, तीसरा पार्ट होगा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे अभी हमें सुनने को मिलता है कि नेपाल में लोकतंत्र सही रूप में काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ कुछ परिस्थितियों में कमी है। इसके बाद हम आएंगे अधिनायकवाद पे। तो अधिनायक तंत्र या तानाशाही क्या है, इसकी गुण क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं और दोष क्या हैं। तो आज हम 4 पार्ट में आज हम अपने इसको पढ़ेंगे। लोकतंत्र अरस्तु से समय से लेकर आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र। तो भूतकाल में साधारण रूप में राजतंत्रात्मक या कुलीनतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, किंतु लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हो गया कि जनसाधारण के हित में ये संस्थाएं कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्ग विशेष के स्वार्थों का ध्यान रखती हैं। इसलिए फिर लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनका तात्पर्य शासन की शक्ति से होता है। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि इन विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन सब के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य रूप से 3 परिभाषाएं बताई जा सकती हैं। नंबर 1, जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार शासन का आधार दैवीय न होकर लौकिक ही होता है। दूसरा, जनता के हितों का रक्षण। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य रूप में नहीं। तीसरा, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। उपयुक्त 3 विशेषणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है, सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। अब हम लोकतंत्रात्मक शासन के भेद को पढ़ रहे हैं। साधारणतः लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद कहे जाते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र इंडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब प्रभुत्व सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। हंसा के अनुसार शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों आउटर अपेंजेल, इनर अपेंजेल, ओरी, अंटकवाल्डीन और ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में संभव हो सकती है और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में से अपनाया जाना संभव नहीं है। दूसरा है प्रतिनिधियात्मक या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो उसे प्रतिनिधियात्मक या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मिल के शब्दों में
प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। इस प्रकार हंसा के शब्दों में यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो इस व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का गठन हो जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही है। अब लोकतांत्रिक शासन की मूल लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, लोक प्रभुता में विश्वास, बिलीफ इन पॉपुलर सॉवरेनिटी। लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है, तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आवश्यक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होना चाहिए और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन है, अतः शासक वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है लोकप्रिय नियंत्रण। न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग पर नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। संचार साधनों, प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो और जनता तथा शासक वर्ग में निरंतर संपर्क की स्थिति विद्यमान हो। शासन जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीति और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक ना हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है: मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है: विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति में विश्वास करता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता को शासन का संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। वे राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता न केवल बहुमत वर्ग को वर्ण शासन की नीति से असहमत अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता और उसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यता है
और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य। नेक्स्ट है मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र बर्गसन के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बतलाया गया है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है, और तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। कोरी तथा हॉस्ट के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बहुमत शासन। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, वरन यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत शासन ही है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आप को बहुमत में परिणित करने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन उसे गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य अपनाना होगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत में ये भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों में से भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है संविधानवाद। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन, और लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और ये एक संविधानवादी शासन है। हैरिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं, और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है, और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हों, उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीकों से संभव बनाया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आज हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लोकतंत्र की परिभाषाएं, उनके भेद और उनकी विशेषताओं को पढ़ा है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।